आज हम बात करेंगे रूस व यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद की। आखिर क्या कारण है कि दोनों देशों के बीच विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच खिंची इस तनातनी ने पूरे विश्व का ध्यान इन देशों की तरफ किया है। आखिर क्या कारण है जिसने पूरी दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी है। तो चले जानते हैं आखिर वो कारण क्या है। दोनों देशों के विवाद को समझने से पहले जरूरी है कि इनकी पृष्ठभूमि को समझा जाए। पृष्ठभूमि जिसके अंदर हम देखेंगे कि इन दोनों देशों की भूगोलिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि अगर किसी भी देश में अगर विवाद है तो उसका कई हद तक उसका कारण भूगोलिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों देशों की स्थिति क्या है। भूगोलिक पृष्ठभूमि जिसके अंदर हम रूस व यूक्रेन की स्थिति को देखेंगे मैप में। चलिए मैप में आप देखिए, ये रहा रूस और यूक्रेन। रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों में ही आता है, जबकि यूक्रेन जो है पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। अगर यूक्रेन और रूस जो है एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं और आप देख सकते हैं कि यूक्रेन जो है वो यूरोप के किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, वो भी आप मैप में देख लीजिए। तो पहला है बेलारूस, दूसरा पोलैंड, तीसरा स्लोवाकिया, चौथा हंगरी, पांचवा रोमानिया, माल्डोवा जो ये छोटा सा देश है, फिर काला सागर और अजोव सागर। यानी कि रूस जो है इन देशों, यूक्रेन जो है इन देशों के साथ अपनी सीमा का साझा करता है। अब अगर हम बात करें यूक्रेन की राजधानी, तो कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। तो आपने इधर देखा कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ जमीन साझा करते हैं। तो इस कारण से इन दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्र को लेकर के भी विवाद है, जो हम आगे समझेंगे। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। आखिर इन दोनों देशों का ऐतिहासिक संबंध क्या है, चलिए देखते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1991 से पूर्व यूक्रेन रूस का हिस्सा था। 1991 से पहले रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और यूक्रेन जो है वो सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका है। इसी कारण से रूस और यूक्रेन के बीच कुछ क्षेत्र को लेकर के विवाद है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि सोवियत संघ से किस तरीके से बहुत सारे देश यानी लगभग 15 देश जो हैं वो सोवियत संघ से अलग हुए थे 1991 में। और इसको हम अलग वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे बस आपको इतना समझना है कि यूक्रेन जो है वो 1991 से पूर्व रूस यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच विवाद के आखिर कारण क्या है। तो विवाद के कारणों को जानेंगे। वैसे तो कई कारण हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण कारण है: क्रीमिया प्रायद्वीप, डोनबास क्षेत्र, नाटो की सदस्यता और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ये रूस की खर्चीली व महत्वाकांक्षी योजना है। अब हम बात करेंगे पहले क्रीमिया प्रायद्वीप व डोनबास क्षेत्र का विवाद आखिर क्या है। आप यहाँ पे मैप देखिए, मैप में आप रूस और यूक्रेन की स्थिति है उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही हम अच्छी तरीके से इन क्षेत्रों को मैप में समझते हैं। तो हम पहले लेते हैं यूक्रेन का मैप। इस मैप में हम पहले क्रीमिया प्रायद्वीप को देखते हैं कहाँ आता है। तो ये है क्रीमिया प्रायद्वीप। आखिर क्रीमिया प्रायद्वीप को लेकर के इन दोनों देशों में विवाद का कारण क्या है। तो क्रीमिया प्रायद्वीप 1991 से लेकर के 2014 तक इस क्षेत्र पर यूक्रेन का अधिकार था। 2014 में रूस ने इस क्षेत्र पर सैनिक कार्रवाई के द्वारा हमला करके और अपने अंडर में अपने हथियार लिया और तब से लेकर के आज तक क्रीमिया प्रायद्वीप को लेकर के दोनों ही देशों में विवाद है, क्योंकि क्रीमिया प्रायद्वीप का आसपास का जो क्षेत्र है वो संसाधन, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन काफी विद्यमान है। इस कारण से
रूस और यूक्रेन के बीच इस क्षेत्र को लेकर के विवाद है। अब हम बात करते हैं डोनबास क्षेत्र। डोनबास क्षेत्र क्या है? यूक्रेन, जो पूर्वी यूक्रेन है, उसमें दो स्टेट यानी दो राज्य हैं, जिसका पहले का नाम है डोनेस्क और दूसरा है लुहांस। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से जो है डोनबास क्षेत्र कहा जाता है। डोनबास क्षेत्र, इस क्षेत्र को भी लेकर के दोनों ही देशों में विवाद है, क्योंकि पहला विवाद का कारण यह है कि दोनों ही क्षेत्र जो है उस पर रूस अपना दावा करता है, क्योंकि यहाँ पे रूसी भाषा को बोलने वाले लोग जो हैं वो बहुसंख्यक है। दूसरा, और रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन का जो राष्ट्रवाद है उसका प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़े। इस कारण से रूस जो है हमेशा से डोनबास क्षेत्र पर अपना अधिकार बताता रहा है। और बात करें डोनेस्क क्षेत्र आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोनों क्षेत्र, दोनों देशों के लिए, तो इसका कारण है कि ये यूक्रेन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और डोनबास राज्य का प्रमुख शहर भी है और अहम खनिजों का भंडार है और बड़े स्टील उत्पादकों का केंद्र भी है। इसी कारण से रूस इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। लुहांस्क की बात करें तो यहाँ पे कोयला भंडार के लिए प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख कोयला भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके कारण से भी रूस इस पर अपना दावा करता है। और अगर हम बात करें तो 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को हथिया लिया था, तब जो है कुछ अलगाववादी ताकतें, रूस समर्थित अलगाववादी ताकतें जो थी इस क्षेत्र में पनपी और उन्होंने यूक्रेन से खुद को अलग करने की मांग जो है यूक्रेन की सरकार से करने लगे। और रूस जो है इन अलगाववादी ताकतों को समर्थन देता है और इन अलगाववादी ताकतों ने क्या किया है कि यूक्रेन की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और यूक्रेन से अलग स्वतंत्र क्षेत्र खुद को घोषित कर दिया है। तो फिलहाल अभी रूस ने भी इन क्षेत्रों को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया है और जिसके कारण से यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव है काफी बढ़ चुका है। तो अब बस आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये डोनबास क्षेत्र और क्रीमिया प्रायद्वीप को लेकर के आखिर रूस और यूक्रेन के बीच विवाद क्यों है। ठीक है, अब हम दूसरे विवाद की बात करते हैं, नाटो की सदस्यता को लेकर के इन दोनों देशों के बीच क्या है विवाद। अब हम बात कर लेते हैं कि नाटो आखिर है क्या। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। बात करें इसके सदस्यों की तो कुल 30 मेंबर हैं वर्तमान में। 2019 में नाटो का 30वां सदस्य मैसेडोनिया बना, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरफ ये आता है। अगर हम बात करें 29वां सदस्य मॉन्टेनिग्रो है, जिसे आप मैप में देख लेना। अगर हम बात करें नाटो जो है वो आखिर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है स्थापना की, तो हम बात करें ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप का एक साझा राजनीतिक व सैनिक संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, सबसे बड़ा मकसद जो था वो था सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना। हमने ये जान लिया था कि नाटो क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण रूस यूक्रेन की नाटो की सदस्यता को लेकर के काफी विरोध कर रहा है। इसे जानने से पहले जरूरी है हम कुछ पीछे जाकर इतिहास को जानें। बात है सन 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और उस समय यूरोप जो काफी समय तक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया पर राज किया, अब उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी और ऐसे समय में दो नई ताकतें महाशक्ति के रूप में उभर रही थी, जिसमें एक का नेतृत्व अमेरिका और दूसरे का रूस कर रहा था। एक तरफ जहां अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र व पूंजीवादी जैसी व्यवस्था का समर्थक था, तो वहीं दूसरी तरफ रूस, जिसे उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वो साम्यवाद व समाजवादी जैसी व्यवस्था का समर्थक था। दोनों ही देश अपना अपना वर्चस्व
विश्व में कायम करना चाहते थे और एक महाशक्ति के रूप में खुद को विस्थापित करना चाहते थे। पर दोनों ही देशों के अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई में जो है पूरी दुनिया को शीत युद्ध की ओर धकेल दिया। दोनों ही देश चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा विश्व के देश उनकी विचारधारा का समर्थन करें और यहीं से शुरू हुआ शीत युद्ध की लड़ाई। आखिर शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध अमेरिका और रूस के नेतृत्व में लड़ा, अर्थात दोनों की वर्चस्व की लड़ाई थी। दोनों देशों के बीच 1945 से लेकर के 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विभाजन नहीं हुआ, तब तक दोनों ही देशों के बीच अपने अपने वर्चस्व को लेकर के लड़ाई होती रही और इन दोनों ही देशों ने अपनी आपसी तनातनी में विश्व को कई बार तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेला। पर शीत युद्ध के दौरान कोई भी युद्ध धरातल पर लड़ा नहीं गया, पर इन दोनों देशों के जो वैचारिक मतभेद थे उसके कारण कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे विश्व को लगा कि अब भी कभी भी युद्ध हो सकता है। पर शीत युद्ध के दौरान कोई युद्ध नहीं होता, इसमें ओनली फॉर तनाव की स्थिति रहती है जिसमें दोनों प्रतिद्वंदी जो देश होते हैं वो एक दूसरे की विचारधारा का विरोध करते हैं और इसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध जिसका नेतृत्व एक तरफ अमेरिका कर रहा था, दूसरी तरफ रूस यानी कि सोवियत संघ कर रहा था। उस समय जिन देशों ने अमेरिका का सपोर्ट किया, अमेरिका की विचारधारा का सपोर्ट किया, उसके साथ अमेरिका ने जो संधि की उसे हम कहते हैं नाटो की संधि, जो 1949 में की। और जो देश रूस का समर्थन करते थे, तो रूस ने उनके साथ जो संधि की उसे कहते हैं वर्सा की संधि, जो कि 1955 में हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि नाटो की संधि क्या है और वर्सा की संधि क्या है। अब थोड़ा मैप में देखिए शीत युद्ध के दौरान जो पूरा यूरोप था वो दो गुटों में विभाजित हो गया था। यानी कहें तो यूरोप का जो पश्चिमी भाग है वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था और यूरोप का जो पूर्वी भाग है वो रूस को सपोर्ट कर रहा था। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो पीला रंग है वो नाटो देश से संबंधित है और जो लाल रंग है वो रूस यानी सोवियत संघ से समर्थित देश से संबंधित है। इन देशों के द्वारा वर्सा की संधि की गई और इन देशों के द्वारा जो है नाटो की संधि की गई थी। अब आप एक बार मैप पे देखिए कि यूक्रेन का है। तो बता दूं कि 1991 में रूस से यूक्रेन अलग हुआ, यानी सोवियत संघ से यूक्रेन जो है 1991 के बाद अलग हुआ है। तो उससे पहले जो यूक्रेन है वो रूस के अंतर्गत ही आता था। तो आप देखिए रोमानियस के ऊपर यहाँ पे जो है वो यूक्रेन आता था। उस समय यूक्रेन जो ये देश दिख रहे हैं आपको रेड, इन देशों ने सोवियत संघ के थे और यहाँ पे समाजवादी व साम्यवादी जैसी व्यवस्थाएं थी और यूक्रेन भी सोवियत संघ के अंतर्गत ही आता था और उसने जो है इस समय वर्सा की संधि की थी सोवियत संघ से। किसी भी कारण से 1991 में कारण पे हम बाद में चर्चा करेंगे, सोवियत संघ का विभाजन हो गया और यूक्रेन जो है सोवियत संघ से अलग हो गया। अलग होने के बाद से यूक्रेन जो है अब नाटो की संधि लेना चाहता है। तो यही कारण है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो की संधि करे, क्योंकि यूक्रेन ने 1955 में रूस के साथ वर्सा की संधि की थी। वैसे 1991 के बाद से देश जो उससे 1991 में किसी कारण से अलग हो गए थे, वो उससे अलग हुए देश जो है वो नाटो के सदस्य बने, क्योंकि सोवियत संघ आज भी इन देशों पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। तो यही कारण है जिसके कारण से रूस जो है यूक्रेन की नाटो की सदस्यता को लेकर के विरोध कर रहा है। बात करेंगे रूस और यूक्रेन के तीसरे विवाद की। तीसरे विवाद का कारण है नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। आखिर नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है क्या और आखिर विवाद क्या है, इस सभी को हम समझेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक गैस के भंडार में प्रथम 3 देश, तो विश्व के 3 प्रथम देश है रूस, ईरान और कतर।
यानी कि यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आप जो ये काला सागर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो प्राकृतिक गैस के भंडार में संपन्न क्षेत्र है, और जिसके कारण से जो ये क्षेत्र है हमेशा जो है विवाद या फिर कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को लेकर के हमेशा तनातनी की स्थिति आप देख सकते हैं। अब हम बात करें कि रूस जो है प्राकृतिक गैस के भंडार में प्रथम स्थान रखता है। यही कारण है कि रूस जो है बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की सप्लाई या निर्यात करता है, और यूरोप जो है वो इस संबंध में रूस का एक बहुत बड़ा बाजार है। रूस जो है पाइपलाइनों के माध्यम से यूरोप के कई देशों को प्राकृतिक गैस व तेल का निर्यात करता है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि रूस जो है वो जर्मनी को जो है एक पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस व तेल जो है निर्यात करता था। ये जो पाइपलाइन थी वो यूक्रेन से होकर करके गुजरती थी, और इसके लिए रूस की जो गैज़प्रोम कंपनी है, जो कि एक सरकारी कंपनी है, उसे बड़ी मात्रा में जो है वो यूक्रेन की सरकार को इस पाइपलाइन के कारण, क्योंकि ये जो पाइपलाइन है वो यूक्रेन से गुजरती है, तो इसी कारण से रूस की जो गैज़प्रोम कंपनी है, जो कि एक सरकारी कंपनी है, इसे बड़ी मात्रा में $33 मिलियन जो है ट्रांजिट फीस के रूप में यूक्रेन की सरकार को देना पड़ता था, जिससे कि यूक्रेन की सरकार को इससे काफी मुनाफा होता था, जो कि यूक्रेन की सरकार सालाना बजट का 4% है। और अब क्या हुआ है कि रूस की जो गैज़प्रोम कंपनी है वो यूक्रेन की सरकार को जो है ट्रांजिट फीस के रूप में काफी बड़ी मात्रा में पैसे देती थी, जिससे यूक्रेन की सरकार को प्रॉफिट भी हो रहा था। अब रूस ने क्या किया कि जर्मनी तक कच्चे तेल यानी प्राकृतिक गैस को पहुंचाने के लिए उसने एक नया मार्ग ढूंढ निकाला। वो मार्ग है बाल्टिक सागर से नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो कि बाल्टिक सागर से होकर गुजरता है, और जिसके कारण से जो रूस है और यूक्रेन के बीच विवाद का कारण बन गया नॉर्थ स्ट्रीम 2, क्योंकि इससे यूक्रेन को काफी फायदा हो रहा था इस पाइपलाइन के कारण, और रूस जो है उसे काफी बड़ी मात्रा में ट्रांजिट फीस के रूप में यूक्रेन को देना पड़ता था। इसलिए रूस ने ये पाइपलाइन खोज निकाला। अब वो इस तरह से जर्मनी को सप्लाई करने लगा, क्योंकि जर्मनी जो है उसे बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होती है, और वे बहुत बड़ा आयातक भी है। तो रूस जो है तो सस्ते में उस जर्मनी को जो है प्राकृतिक गैस पहले यूक्रेन के जो यहाँ से जो पाइपलाइन गुजरती थी उससे कराता था। अब उसने सोचा कि कोई ना ऐसा मार्ग निकाला जाए जिससे कि इसे जो ट्रांजिट फीस के रूप में यूक्रेन को देना पड़ रहा है वो ना दिया जाए। तो रूस ने ये मार्ग निकाला, जिसके कारण से यूक्रेन विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की इकोनॉमी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे यूक्रेन को अपनी सालाना बजट का 4% तक मुनाफा होता था। तो इसी कारण से नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है वो यूक्रेन और रूस के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो मांग कर रहा है ठीक है आप जर्मनी से नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है इसके द्वारा आप यूरोप के कई देशों तक आप तेल पहुंचाइए, पर हमें जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी आप कीजिए। तो इन दोनों देशों के बीच इस चीज को लेकर भी विवाद है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं आखिर इन सभी विवादों से लेकर के इन सभी देशों के अपने अपने क्या क्या मत हैं उसे हम देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इन देशों के अपने अपने क्या हित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन। आखिर यूक्रेन क्या चाहता है? तो यूक्रेन जो है वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी नाटो का सदस्य बन जाए। वो नाटो का सदस्य क्यों बनना चाहता है? तो नाटो का सदस्य इसलिए बनना चाहता है, मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस ने 2014 में सैनिक हमला करके छीन लिया था, और यूक्रेन नहीं चाहता कि उसके अन्य क्षेत्र रूस के हाथों में चले जाए, इसीलिए वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। क्योंकि अभी हाल ही में यूक्रेन के 2014 के बाद से यूक्रेन के
सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है डोनबास क्षेत्र, वो यूक्रेन से अलग होने की मांग कर रहे हैं और एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने अस्तित्व चाहते हैं। इसके लिए वे काफी समय से वहाँ पर रूस समर्थित अलगाववादी जो शक्तियां हैं वो पनप रही है, जो कि यूक्रेन की सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। तो इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी नाटो की सदस्यता ले ले, ताकि अगर यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले लेता है तो उसे सैनिक व आर्थिक सहायता जो है नाटो देशों से मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रूस क्या चाहता है। रूस जो चाहता है वो नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो देश का मेंबर बने, क्योंकि आप थोड़ा मैप में देखिए रूस ये रहा और यूक्रेन ये रहा। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो यूक्रेन की जो सीमा रूस से टच होती है वो अब यूक्रेन की सीमा ना होकर के नाटो की सीमा होगी, जिसके कारण रूस जो है इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और इसीलिए वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। इसके साथ ही यूक्रेन जो है कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा है और यूक्रेन ने सोवियत संघ के जब हिस्सा रहा तो उसमें वर्सा संधि के अंतर्गत यूक्रेन था और रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि रूस आज भी मध्य एशिया व यूरोप के जो ये दो राष्ट्र हैं इस पे अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है भले ही 1993 में ये देश उससे अलग हो गए हो, पर आज भी ये देश जो है इन देशों पर रूस का वर्चस्व हमेशा कायम रहे। इसीलिए रूस जो है यूक्रेन के नाटो की सदस्यता का विरोध कर रहा है और इसके साथ ही रूस ये भी नहीं चाहता कि नाटो क्षेत्र का विस्तार हो और इसके कारण से रूस जो है वो इसका विरोध कर रहा है। आगे हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। आखिर अमेरिका की इसमें क्या हित है, तो अमेरिका भी इन सभी मामलों में अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि नाटो का विस्तार और रूस जो है वो उसका वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो जाए और वो नाटो का विस्तार करना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो जाए। इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया कि रूस जो है अब सस्ते दामों पे जर्मनी को जो है वो प्राकृतिक गैस की सप्लाई कर रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि ऊर्जा के मामले में यूरोप जर्मनी जैसे यूरोप के अन्य देश जो है वो रूस पर निर्भर हो जाए। इसके लिए इससे कहीं ना कहीं इसे अमेरिका कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इसके साथ ही वो नहीं चाहता अगर रूस यूरोप के देशों को सस्ता प्राकृतिक गैस में तेल की सप्लाई करेगा तो यूरोप जो है वो बड़ी मात्रा में रूस से जो है तेल मंगवाएंगे, यानी रूस से आयात करेंगे। तो जिसके कारण से अमेरिका की कंपनी जो कि महंगे दामों पर यूरोप को प्राकृतिक गैस व तेल की सप्लाई करती थी उन्हें नुकसान होगा। इसके कारण से अमेरिका जो है अपना हित यहाँ पे देख रहा है और वो नहीं चाहता कि यूरोप जो है वो रूस पर निर्भर हो जाए। अब हम बात करते हैं भारत। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो भारत की इस समय क्या स्थिति होगी, तो कहीं ना कहीं अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ती है तो भारत के लिए ये परिस्थिति काफी मुश्किल होगी, क्योंकि रूस या यूक्रेन रूस या अमेरिका दोनों ही भारत के एक अच्छे मित्र हैं। रूस जो है भारत का पुराना साझेदार रहा है, तो रूस से भारत के रिश्ते हमेशा ही अच्छे रहे। तो अगर रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ती है तो विश्व दो गुटों में विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे में भारत किसका सपोर्ट करे, ये भारत के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। यूक्रेन के विवाद के कारण अमेरिका का सारा ध्यान जो है इन देशों की तरफ होगा, तो चीन जो है अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ा सकता है, जो कि भारत की संप्रभुता व एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो ये भी भारत के सामने चुनौतियां हैं। इसके साथ ही यूक्रेन से भी भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। रक्षा उपकरण यूक्रेन से भी भारत खरीदता आया है और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है और रूस से हथियारों की सप्लाई भी
सप्लाई पर रोक लग सकती है और दूसरी तरफ चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण भारत को चीन से मुकाबला करने के लिए हथियारों की जरूरत भी है। तो इस तरीके से भारत के समक्ष भी कई सारी चुनौतियां होंगी। चलो देखते हैं जो भी हो। आशा करती हूँ कि आपको रूस और यूक्रेन के बीच का जो विवाद है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं और इस तरीके से वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।